हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो बच्चे देखो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, जो कि हम लोग पढ़ रहे थे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के बारे में। इसमें हमने एक टॉपिक हमने कवर कर लिया। ठीक है ना, देखो इस वीडियो में हम जो बात करेंगे, देखो अभी पिछले वीडियो में हमने क्या बात करी, हमने एक बहुत ही स्मॉल से एलिमेंट के रिगार्डिंग है ना, हमने अपना मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फाइंड आउट किया था। दैट इज हमने डीबी फाइंड आउट किया था, बहुत ही स्मॉल से एलिमेंट का, बहुत ही छोटे से एलिमेंट का। तो भाई छोटा सा एलिमेंट हमने लिया तो हमें छोटा सा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड मिला। दैट इज हमने कहा ना डीबी मिला। डीबी का हमने फॉर्मूला देखा था, म्यू नॉट 4 पाई अपॉन आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये हमें फॉर्मूला मिला था। ठीक है, फिर हमने उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे, मतलब क्या करना था। ठीक है, हम बेसिकली हम जो न्यूमेरिकल्स में जो यूज़ करेंगे हम वो वेक्टर फॉर्म में नहीं यूज़ करेंगे, जो स्केलर फॉर्म में जो फॉर्मूला होता है हम उसे यूज़ करेंगे। ठीक है, देखो अब इस वीडियो में हम लोग बेसिकली यहाँ पे हम ये पढ़ने वाले हैं कि अब हम एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए, मतलब पर्टिकुलर हमें हमें अब इतनी लंबी वायर है जिसकी हमें लेंथ पर्टिकुलर कुछ पता है। ठीक है ना, फिर उसके बाद हम एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए देखेंगे। तो अब हम एक डेफिनेट अमाउंट की हमारी कोई लेंथ है, वायर की लेंथ है, हम उसके थ्रू क्या हमारा जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा हम वो फाइंड आउट करने वाले हैं बाय यूजिंग बायो सेवर्ट लॉ। याद रखना, यहाँ से अभी एक आपका टर्म इंपॉर्टेंट टर्म बन गया बायो सेवर्ट लॉ। यहाँ से हम बायो सेवर्ट लॉ का यूज करके बहुत सारी चीजों को हम क्या करने वाले हैं, ड्राइव करने वाले हैं। ठीक है, तो पिछले टॉपिक में और उस टॉपिक में क्या फर्क है, देखो वहां पे हमने बेसिक सी चीज पढ़ी, हमने बायो सेवर्ट लॉ पढ़ा। बायो सेवर्ट लॉ हमने एक छोटे से मैग्नेटिक, मतलब छोटे से एक करंट एलिमेंट के लिए है ना, हमने कहा था ना डीएल। ठीक है, वहां पे एक बहुत ही छोटा सा एक हमने लेंथ लिया था डीएल, है ना, हमने इसके लिए पढ़ा था। बट यहाँ पे डीएल की ऐसे कुछ बात नहीं होगी, यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा जो है हम वायर लेंगे और उसका हम जो है मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे बाय यूजिंग बायो सेवर्ट लॉ। तो अगर हम बाय यूजिंग बायो सेवर्ट लॉ बोल रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं छोटी सी एक अमाउंट लेनी पड़ेगी, है ना। लेकिन हमारा जो फॉर्मूला आएगा, इस फॉर्मूले में हमारा जो डीएल है वो नहीं रहेगा। ओके, स्टार्ट किया जाए तो आप हेडिंग लगा लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ओके बच्चों, लगा लिया आपने हेडिंग। देखो तो क्या कह रहा है कि हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट एक वायर है ना, मतलब हमने कहा मान लो भाई कि हमारे पास ये कोई एक वायर है। ठीक है, इस वायर का हमने नाम दे दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्स है और यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लो हमने क्या दिया वाई है। ठीक है, और देखो अभी हम जो मैग्नेटिक फील्ड जो हम ले रहे हैं वो मान लो यहाँ पर ले रहे हैं, है ना। यहाँ पर इस पी पॉइंट पर हम जो है मैग्नेटिक फील्ड की अमाउंट जो है और डायरेक्शन निकालना चाहते हैं। डायरेक्शन तो आप बड़ी आसानी से निकाल लोगे। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस वाले डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू को मान लो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अगर ए से। अच्छा, और देखो हमें किसका यूज करना है, हमें यूज करना है बाय यूजिंग बायो सेवर्ट लॉ। तो बायो सेवर्ट लॉ में हम क्या करते थे, एक छोटा सा जो है हम एक स्मॉल एलिमेंट करंट लेते थे। तो मान लो हमने कहा कि सर हमारे पास यहाँ पर एक छोटा सा जो है वो एक स्मॉल एलिमेंट स्मॉल एलिमेंटल करंट है, दैट इज हमने इसको कहा था डीएल है ना। और इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से इस तरीके से हम इसको, ठीक है ये, और मान लो ये कितना एंगल बना रहे हैं, ये थीटा एंगल बना रहे हैं। सेम हम वो पहले वाला कंडीशन बना रहे हैं, है ना। देखो हमें बाय यूजिंग बायो सेवर्ट, हम बायो सेवर्ट लॉ का यूज करेंगे, इसलिए बायो सेवर्ट लॉ यहाँ पर इंपॉर्टेंट आता है। ठीक है, वो आता भी है आपके 2 नंबर का, 3 मार्क का डेरिवेशन उसका पूछता है। ठीक है, तो आपने ये कर लिया। नाउ मान लो कि ये जो आपका जो एंगल है ये आपका फाई है। ओके, ये आपका क्या है, ये आपका है फाई, बनाते चलो आप। ठीक है, अच्छा आपकी जो वायर है वो टोटल वायर यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। तो मान लो एक्स से लेकर के यहाँ तक आपने, ये जो एक्स वाला जो एंड है ना, ये मान लो ये पूरा का पूरा एंगल हम अभी लेना है ना। और ये वाई वाला, तो मान लो कि ये जो एक्स वाला जो देखो बेसिकली आप जब स्क्रू रोल जब आप लगाते थे तो आप कहते थे, आप क्या करते थे कि इसको स्क्रू को ऐसे यहाँ पर रखते थे और इस तरीके से ऐसे मूव कराते थे। समझ रहे हो, इस तरीके से आप क्या करते थे, मूव कराते थे। तो जब मूव कराते थे तो देखो हम कैसे चल रहे हैं, हम क्लॉक वाइज चल रहे हैं। तो क्लॉक वाइज चल रहे हैं तो मान लो हमने कहा कि सर मान लो अगर हम बात करें अपने, जैसे देखो हमने कहा कि ये भी हमारा क्या कर रहा होगा, ये यहाँ पर ये पूरा का पूरा, और ये भी एक पूरा का पूरा क्या कर रहा होगा, एक एंगल बन रहा होगा।
समझ रहे हो? तो मान लो कि अगर हम इस एंगल को देखो, हमने मान लो ऐसे मूव करा है, मान लो ये वाई है, ये एक्स है, ठीक है। तो वाई वाले के साथ मान लो ये जो है, ये जो पॉइंट पी है, ये मान लो फाई वन एंगल बना रहा है, सॉरी वाई है ना, तो मान लो अगर हम इसको वन टू, ठीक है, हमने मान लिया कि ये हमारा ये फाई टू एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? फाई टू एंगल बना रहा है। अच्छा, और ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो मान लो हमारा कितना एंगल बना रहा है? फाई टू एंगल, सॉरी फाई वन एंगल बना रहा है, ठीक है। ये फाई वन एंगल और ये हमारा फाई टू एंगल। और मान लो जो करंट है वो कुछ ऐसे डायरेक्शन में जो है आपकी मूव कर रही है। पहली चीज देखो क्या था, कुछ नहीं था, ये सब सारी कुछ नहीं थी। हमने कहा भाई मेरे पास एक वायर था, वायर में क्या हो रही है? करंट फ्लो कर रही है एक्स टू वाई। करंट किधर चल रही है भाई? एक्स टू वाई चल रही है। तो डायरेक्शन आपको इस तरीके से ऐसे मिलेगा, है ना। देखो स्क्रू रूल अगर आप अप्लाई करोगे तो डायरेक्शन इस तरीके से मिलेगा। ओके, तो आपने कहा कि मान लो y है, तो y वाले के साथ, ये y वाले एंड के साथ जो p पॉइंट है वो फाई टू एंगल बना रहा है, और x वाले के साथ ये जो p पॉइंट है वो फाई वन एंगल बना रहा है, और ये वाला जो है हमारा वो फाई है। हम यहाँ पर अभी हम इसमें बायो सेवर्ट लॉ अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो हमने कहा क्या है, देखो सारी चीज़ें आप ये लिख दोगे। क्या है कि करंट आपका जो कंडक्टर एक्स वाई है ना, लेइंग इन द प्लेन पेपर पर क्या कर रहा है? लेइंग किया हुआ है, और उसमें जो अमाउंट ऑफ करंट है वो आई है, ठीक है। अमाउंट ऑफ करंट क्या है? आई है। ओके, देखो वही सारी चीज़ें मैंने जो आपको बताया, एक वायर है, ठीक है, जिसमें आई अमाउंट की करंट जो है वो फ्लो हो रही है फ्रॉम एक्स टू वाई डायरेक्शन में, है ना। और मान लिया हमने कि हमारे पास जो पी है, कोई एक पॉइंट है जहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी हमें निकालनी है, और उसकी जो डिस्टेंस है ना, वो क्या है? वो आपकी ए है, ये वाला ए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है वो कितनी है? ए है। और मान लो कि ये जो पॉइंट है आपका, ये आपका पॉइंट क्यू है, ठीक है। तो आपने कहा सर जो हमारा पी क्यू है, यहाँ पर बता दो आप, पी क्यू इक्वल टू कितना है? ए है। अच्छा, फिर देखो हमें यूज करना है बायो सेवर्ट लॉ। ओके, तो सबसे पहले तो हम बायो सेवर्ट की हम एक कंडीशन बताएंगे। तो क्या करते हैं बायो सेवर्ट लॉ अप्लाई करने के लिए? हमारे पास एक यूनिट मतलब एक स्मॉल एलिमेंटल हमारे पास करंट होना चाहिए। हमने कहा मान लो कि हमारे जो डीएल है वो बहुत ही छोटी सी लेंथ के लिए है ना, तो इसमें भी क्या होगी? इसमें भी आई अमाउंट की करंट जो है वो फ्लो होगी, इसकी भी डायरेक्शन जो एक्स वाई के अलॉन्ग होगी। अच्छा, तो अगर आप यहाँ पर देखो, अगर आप यहाँ पर बायो सेवर्ट लॉ अगर आप अप्लाई करते हो, आपने कहा बाई यूजिंग, देखो आपको यूज करना ही पड़ेगा, मतलब ये क्वेश्चन में भी दिया ही रहता है ना, कि यूज करके ही आपको क्या करना है? लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए आपको जो है वो एक फॉर्मूला जो है लाना है, ठीक है। तो आपने कहा बाय यूजिंग बायो सेवर्ट लॉ, ठीक है। यहाँ पर टी जो है आपका वो साइलेंट होता है। तो देखो आप क्या जानते हो, अभी अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा, मतलब इसके पहले वाले अपने लेक्चर में पढ़ा था क्या, कि डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये मान लो आपने पढ़ा है इक्वेशन नंबर 1। ओके, अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पर मान लो कि अगर हम ये बहुत ही छोटा सा स्मॉल एलिमेंटल, अगर हम लेंथ या स्मॉल एलिमेंट हम करंट ले रहे हैं, करंट एलिमेंट ले रहे हैं, तो मान लो कि यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो मान लो हमने मान लिया एल है, ठीक है, स्मॉल एल है। यहाँ से इस यहाँ पे जो परपेंडिकुलर हमने जो डिस्टेंस लिया, यानी कि जो हमने क्यू पॉइंट लिया है, और ये जो हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या मान लिया जाए? मान लेते हैं ओ। ओके, तो इस पॉइंट से ओ और क्यू के बीच की हमारी जो लेंथ है वो कितनी है? एल है। अच्छा, तो आपने बायो सेवर्ट देखो लॉ आपने लगाया तो आपको ये मिला। ओके, अब आपको देखो बेसिकली हमें ओवरऑल पूरे वायर के लिए लेना है, ठीक है। तो साइन थीटा है ना, और ये जो डीएल है, ठीक है, आपको यहाँ से ये डीएल हटाना है। आ रही मेरी बात में? आपको यहाँ से डीएल हटाना है, साइन थीटा हटाना है। देखो अगर हम बात करें अपने ट्राइंगल, अब पहले तो इस फिगर को आप अपनी कॉपी बनाओ। तो आपने कहा सर ट्राइंगल ओ क्यू पी में, देखो ओ क्यू पी में आपको क्या नजर आ रहा है? मान लो आप कहोगे सर ये हमारा जो ट्राइंगल है, ये एंगल है, ये कितना है? ये 90 डिग्री है। बोलो ये बात तो नहीं, ये बात तो सही है ना? ये जो एंगल है वो कितनी है? 90 डिग्री है। तो आपने कहा सर ये वाला एंगल। अच्छा, और देखो ये एंगल, और अच्छा हाँ, अगर हम इन तीनों में एक रिलेशन देखें, तो भाई अगर ये 90 डिग्री, मेरी बात समझना, ये अगर 90 डिग्री बचे, तो क्या बताओ इन दोनों को मिला करके भी ये हमारा कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं ट्राइंगल का टोटल जो सम होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री एंगल होता है। तो अगर ये 90 डिग्री है, देखो मेरी बात समझना, तो ये दोनों मिला करके भी कितने होंगे? 90 डिग्री होंगे। तो आप क्या कह सकते हो? आप ये कह सकते हो क्या
कि फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा, ओ क्यू पी। तो आप यहाँ से क्या बताओगे, आप यहाँ से अपनी कॉपी में देखो, आप यहाँ से ये बताओगे कि जो हमारा जो थीटा है और प्लस फाई है ना, थीटा और फाई दोनों मिलकर के कितने हो गए, 90 डिग्री हो सकते हैं। बोलो फाई कहाँ था, ये जो आपने जो स्मॉल एलिमेंटल जो आपने करंट लिया था उसके थ्रू ये जो हम एंगल बनाए हमने इसको कहा है फाई, ठीक है। तो फाई थीटा प्लस फाई इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री। तो क्या आप यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, कितनी हो जाएगी भाई, थीटा की वैल्यू आप अगर यहाँ से निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 90 माइनस फाइव। तो जहाँ पर भी थीटा है उसके जगह हम क्या रख दें, थीटा है इस साइन थीटा की जगह हम क्या रख दें, 90 माइनस फाइव रख दें। चलो ले लो। सो देखो पहले मैं यहाँ पे साइन थीटा को ले रहे हैं, अभी पूरी की पूरी चीज़ को नहीं ले रहे हैं ना। हमने कहा सर साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा की जगह क्या रख दिया भाई, 90 माइनस फाइव। आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा मतलब साइन 90 माइनस ए या साइन 90 माइनस बी का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, कॉस ए। तो इसके जगह क्या रख दें हम, कॉस ए का मतलब देखो क्या है, फाइव। बोलो ये फॉर्मूला होता है बच्चे, देखो जो आप बायो वाले जो स्टूडेंट होगी या फिर जो मैथ्स वाले अगर आप स्टूडेंट कोई भी स्टूडेंट हो, ये फॉर्मूला होता है ना, आपने क्लास 10 में पढ़ा था बायो वाले बच्चों, ये आपने क्लास 10 में पढ़ा था, ठीक ना। कॉस साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता था, ठीक है। चलो तो ये आपका क्या हुआ, फॉर्मूला मिला, कॉस फाइव मतलब साइन थीटा की जगह आप क्या रखोगे, कॉस फाइव रखोगे। ओके सर यहाँ तक तो ठीक है। अच्छा अब अगर आप यहाँ पे देखो इस कॉस फाइव की अगर आप वैल्यू निकालना चाहो, कॉस फाइव की वैल्यू का क्या मतलब है, जैसे आप ये ट्रायंगल देख रहे हो है ना, बात समझना है। यहाँ से आप ये ट्रायंगल देख रहे हो तो आप अगर यहाँ से देखो अगर कॉस फाइव की अगर वैल्यू निकालना चाहते हो, ठीक है, इसकी वैल्यू कॉस फाइव की, तो कॉस थीटा में बताओ मेरे को क्या होता है, जब आप जो राइट एंगल ट्रायंगल जब आप लेते थे वो कहते थे ना बेस परपेंडिकुलर, हाँ वो सारी चीज़ें है ना, हाइपोटेनस। तो ये बताओ मेरे को, अगर हम यहाँ से अगर हम आपने अभी जो थोड़ी देर पहले अपने जो भी कॉस फाइव निकाला, ठीक है, तो इस कॉस फाइव की वैल्यू अगर हम बेस और परपेंडिकुलर के अगर हम टर्म्स में रखना चाहते हैं तो हम बताओ क्या रखेंगे। तो देखो आपने कहा सर कॉस फाइव, पहली चीज़ देखो, सबसे पहले कॉस फाइव का मतलब ये वाला, आपको सबसे पहले ट्राइंगल कौन सा लेना है, देखो बात मेरे ध्यान से समझो, ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये, यही तो है। और इसी को तो आप क्या मान रहे हो, इसी को तो आप फाइव मान रहे हो, मेरी बात समझना। इसी चीज़ को आप क्या मान रहे हो, सब भूल जाओ, बस इतना देखो, ये वाला देखो पी ओ क्यू, देखो समझ रहे हो, देखो कैसे लगाते हैं पी ओ क्यू। देखो आपने कहा सर अगर हम इसको कॉस फाइव लेते हैं, अच्छा आपको पता है ये कि आपका ये ए है और यहाँ से यहाँ तक आपका जो है वो एल है और ये आपका हाइपोटेनस है। ओके ठीक है, आपने कहा सर हमें लेना है कॉस फाइव, आपने अभी यहाँ पे जो कॉस फाइव जो निकाला है ये वाला कॉस फाइव, आपको इसकी वैल्यू लेनी है। तो देखो कॉस फाइव इक्वल टू होता है क्या है, कॉस फाइव इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाँ बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये फॉर्मूला आपको याद है, नहीं याद है, वो आप जो करते थे ना पी बी पी अपॉन एच एच बी, जो बच्चे मान लो भूल गए हो, देखो हम उनके लिए बता दें, पी बी पी अपॉन एच एच बी। देखो ये जो चीज़ होती है वो यूज़ करते हैं हम साइन के लिए, मिडिल वाला जो टर्म है उसको हम यूज़ करते हैं कॉस के लिए, लास्ट वाला जो टर्म है उसको हम यूज़ करते हैं टैन के लिए। मतलब अगर साइन बोलते हैं तो बोलते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बोलो है कि नहीं। देखो कितना अच्छा सा ट्रिक है, पी बी पी दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस के लिए बोलते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस और टैन के लिए बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर है, तो ये हम जो है ट्रिक यूज करते हैं, अगर आप चाहो तो इस तरीके से बच्चे आप याद रख सकते हो। तो आपने कहा सर कॉस हमें लेना है ना, कॉस फाइव लेना है। देखो सबसे पहले आपने कहा सर फाइव हमारा ये है, ठीक है, तो अगर फाइव ये है बच्चे तो ये हमारा क्या होगा भाई, ये हमारा होगा बेस, जिस एंगल पे हमारा फाइव टच होता है हम उसको क्या मानते हैं, बेस मानते हैं। बायो वाले बच्चों के लिए हम जानते थोड़ी सी प्रॉब्लम, बट कुछ नहीं है, आप क्लास 10 तक इतनी सारी चीज़ें आपने पढ़ी थी। ये आपका होता है हाइपोटेनस, है ना, 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है वो होती है हाइपोटेनस, और जो हमारा साइड बच गया एंगल से, ठीक है, इस वाले फाइव वाले से, वो हमारा होता है परपेंडिकुलर। ओके, तो आपने कहा सर कॉस फाइव यहाँ से अगर आप निकालोगे बच्चे तो आपको देखो क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या मिलेगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस देखो कितना है, बेस है आपके पास ए अपॉन, अच्छा यहाँ पर आपको हाइपोटेनस नहीं पता है, हाइपोटेनस हमें पता है लेकिन हमने उसे मेंशन नहीं किया। देखो आप जब बायो सेवर्ट लॉ जब आप अप्लाई करते थे तो आपको याद है यहाँ से यहाँ तक की जो यूनिट वेक्टर के थ्रू जो आप बोलते थे कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या लेते हैं, आर लेते हैं, पर्टिकुलर इस आर डिस्टेंस पर। बायो सेवर्ट लॉ में यही तो था। यहाँ पर ए एक नया है ना, जो हमने यहाँ पे जो एक जो हम ए हमने जो नया लिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बट बायो सेवर्ट में तो ये आर फिक्स होता था। अच्छा तो आपको आर भी पता है तो क्या रख दोगे, क्या होता है भाई, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हाइपोटेनस देखो कितना है, आर। ओके,
तो यहाँ से अगर हम क्या कर लें, आर की अगर हम वैल्यू निकाल लें, इस आर की जगह हम क्या रख दें, आर इज इक्वल टू चला जाएगा इधर, और क्या हो जाएगा ए अपॉन कॉस फाइव, बोलो ये होगा, आर इधर आ गया, कॉस फाइव इसके अपॉन में आ गया। अच्छा, आपको पता है कि वन अपॉन कॉस फाइव इक्वल टू क्या होता है भाई, ये कुछ नहीं तो वन है, वन अपॉन कॉस फाइव इक्वल टू क्या होता है, सेक फाइव। तो क्या कर देंगे हम, ए सेक फाइव रख सकते हैं, यानी कि जहां पर भी मेरे पास आर है उसके जगह हमें क्या रखना है, ए सेक फाइव। चलो हमने यहाँ से आर की बात कर ली, मतलब कि साइन थीटा की जगह तो भाई पहले हम कॉस फाइव रखेंगे, ठीक है, और आर की जगह हम क्या रखेंगे, ए सेक फाइव रखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एक थोड़ा सा हम डीएल वाला देख लेते हैं। देखो अगर आप डीएल वाला टर्म देखो तो आपने कहा सर मेरे पास एल है, ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा भी डिफ्रेंशिएशन का यूज करेंगे ना। देखो आपने कहा सर मेरे पास एल है, और एल है, और मान लो हमने कहा ये मेरे पास क्या है, परपेंडिकुलर, और ये मेरे पास है बेस, परपेंडिकुलर और बेस। देखो तो आपने कहा कि अगर हम इसमें अगर हम tan थीटा लेते हैं, क्या लेते हैं, इस पूरे ट्रायंगल के लिए अगर हम tan थीटा लेते हैं, ठीक है, नहीं tan थीटा नहीं, tan फाई लेते हैं, अगर tan फाई अगर आप लोगे तो क्या मिलेगा, क्या होता है, देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर देखो कितना है, अगर आपने इसको फाई माना है तो ये आपका होगा परपेंडिकुलर, दैट इज एल अपॉन बेस, देखो कितना है, ए है, तो एल अपॉन ए। यहाँ से आप एल को निकाल लो तो एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए टैन फाइव, क्या हो जाएगा, ए टैन फाइव। देखो एल की वैल्यू तो आ गई, एल की वैल्यू कितनी आई, ए टैन फाइव आई, लेकिन आपको डीएल चाहिए ना, आपके फॉर्मूले में यहाँ पे आपको रिप्लेस किसको करना है, डीएल को रिप्लेस करना है। तो इसका मतलब है कि हमें एल से जाना है डीएल में। याद करो किसी के भी पहले अगर हम डी लगाते थे, हम कहते थे डी एक्स अपॉन डी टी, याद आया, डी एक्स अपॉन डी टी अगर हम बोलते थे, जैसे मान लो आपने कहा सर मेरे पास एक्स है, और देखते थे अचानक से, देखो अभी हम लोग ये जो है मैथ्स वाले चैप्टर में है ना, इसी वाले हम लोग चैप्टर में हैं, तो अब हम इसको जल्दी जल्दी थोड़ा पढ़ेंगे। अगर आपका थोड़ा सा ये चीज़ अगर वीक है तो आप उसको देखना, बट कुछ नहीं, यहाँ पे थोड़ी सी बातें समझ लो। देखो हम यहाँ पे देखो कैलकुलेशन जो होता है ना बच्चे, कैलकुलेशन कहने का मतलब क्या है कि आपका जो डिफरेंशिएशन है, कैलकुलस डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, वो टोटली बेस्ड होता है फॉर्मूले पर। अगर आपको फॉर्मूला पता है ना, देखो tan फाइव का फॉर्मूला, देखो बायो वाले बच्चों की तो मेमोरी और अच्छी होती है, ठीक है, तो आपको इसको क्या करना है, याद रख लेना है। tan फाइव का देखो फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का कॉस, सब हर एक चीज़ का फॉर्मूला होता है। अभी हम इस टॉपिक पर हैं, अभी हम इसी चैप्टर पर हैं मैथ्स में, ठीक है, तो हम इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझेंगे, बहुत अच्छी चीज़, सारी चीज़ों को हम देखने वाले हैं। बट फिलहाल यहाँ पर ये बात रख लो कि हमें यहाँ पर लेना है डीएल, तो इसका मतलब हमें एल के आगे डी लगाना पड़ेगा। एल के आगे डी लगाने का क्या मतलब है, डिफरेंशिएशन। तो हम इसका क्या करने वाले हैं, डिफरेंशिएशन करने वाले हैं, तो कर दिया जाए। तो हमने कहा सर डिफरेंशिएशन करते समय हम क्या करते हैं, हम डीएल, हम डी लगा देते हैं, तो डीएल ओके। अब देखो अगर आप जब इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे, है ना, तो tan फाइव का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है सेक। देखो अगर आपने कहा सर मेरे पास अगर tan थीटा है ना, बेसिकली हम थीटा लेकर के पढ़ते हैं, एक्स लेकर के पढ़ते हैं, है ना। आपने कहा सर मेरे पास tan थीटा है, और हम इसका जो है अगर मान लो अगर हम इसका डी थीटा के रिस्पेक्ट में अगर करते हैं, है ना, डी अपॉन डी थीटा के अगर हम रिस्पेक्ट में करते हैं, तब तो ये सिंपली हो जाता है। देखो ऐसे सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, tan थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है डी थीटा के रिस्पेक्ट में वो कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा। मैंने आपको बताया था अगर डी अपॉन डी एक्स ले रहे हो तो मतलब जिसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पर आप जैसे थीटा आपने कहा मेरे पास यहाँ पर सब थीटा होता है, हम डी अपॉन डी थीटा लेते हैं, तो ठीक है, एक बार में हमारी वैल्यू आ जाती है। लेकिन ये हमारा होता है चैन रूल। अब देखो क्या है कि आपके पास यहाँ पर डीएल है, ओके, और यहाँ पर जो है आप ऐसे कह सकते हैं क्या कि देखो आप जो है वो आप डीएल के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। देखो साफ साफ अगर हम ये कहें ना, हम इसको कहते हैं चैन रूल, है ना। तो चैन रूल के अकॉर्डिंग देखो ये ए है, तो ए रूल बेसिकली ये आपका कांस्टेंट है, तो ए का आप डिफरेंशिएशन करोगे नहीं। tan फाइव है तो tan फाइव का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर फाइव। ठीक है, यहाँ तक तो सर मेरे को ठीक है, ठीक लगा, सेक स्क्वायर फाइव। लेकिन चैन रूल में देखो क्या होता है कि जिस चीज़ को हम मेजर करते हैं, मतलब जिस चीज़ को हम कंसीडर करते हैं, हम उसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं। तो हम यहाँ पे फाइव को बेसिकली मानते हैं। देखो ये चीज़ अभी हम लोग मैथ में करेंगे अच्छे तरीके से, है ना। ये चीज़ अभी हम लोग इसी चीज़ में अभी हम लोग हैं, हम अभी ये फर्स्ट एक्सरसाइज में है मैथ्स में। तो इसके बाद हम लोग जस्ट इसी वाली चीज़ को पढ़ेंगे कि चैन रूल क्या होता है, कैसे क्या डिफरेंशिएशन, सारी चीज़ें करते हैं। बहुत ही मजे से ये चीज़ पढ़ने वाले हैं।
ठीक है। तो फिलहाल हमें क्या करना है कि हमें यहाँ से हमने इसका अगर डिफ्रेंशिएशन किया है ना, हमने इसका डेरिवेटिव लिया, दैट इज डी हमने लिया, तो क्या करेंगे हम tan फाई का तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे ही करेंगे, साथ में हम इस बार एक बार इस फाई को भी क्या करेंगे, फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसको हम लोग कहते हैं चैन रूल। ओके, तो फाइनली यहाँ से आपको जो डीएल की वैल्यू मिली वो क्या मिली बच्चे, देखो ए सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। देखो इस चीज़ को आप कम से कम 2 बार घर पे प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। उसके बाद मेरे को बताओगे हाँ सर ये मेरे को समझ में आया नहीं है, प्रैक्टिस करने के बाद, ऐसे नहीं। ओके, तो आपको यहाँ से आर की वैल्यू मिली, आपको यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू मिली, आपको यहाँ से डीएल की वैल्यू मिली। तो हम क्या करते हैं, इन सारी की वैल्यू को, यार ये जो आर की वैल्यू है, ये जो साइन थीटा की वैल्यू है, इन सारी की वैल्यू हम जो है वो अपने बायो-सेवर्ट लॉ वाले फॉर्मूले में रखते हैं, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं। तो आपने कहा सर फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, रख दिया जाए। देख क्या हो जाएगा भाई, अगर आप फर्स्ट में अगर आप इन सारी चीज़ों को अगर रखते हो तो ओके सर रखो। देखो क्या मिलेगा, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो ये वैसे ही रहेगा आई इंटू, देखो डीएल की जगह आपको क्या रखना है, ए सेक स्क्वायर फाई इंटू डी फाई, ये इंटू में पूरे के, ठीक है, अपॉन डी फाई। अच्छा और क्या है भाई, साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा की जगह आप क्या रखोगे, साइन थीटा की जगह आप रखोगे क्या, इंटू कॉस फाई, ये रखोगे, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर, आर की वैल्यू देखो कितनी है, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। भाई अगर आर स्क्वायर है तो हम क्या कर देंगे, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई कर देंगे। देखो ये ए से एक बार ये ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पूरा सेक स्क्वायर से ये पूरा सेक स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा आपके पास, बचा देखो जो बचा उसको हम लिख लेते हैं। आपने कहा सर मेरे पास बचा डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई अपॉन ए, ठीक है, और क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा कॉस फाई डी फाई, यही तो बचा, कॉस फाई और डी फाई, आपके पास ये चीज़ बची, ठीक है। आपने मान लिया इसको इक्वेशन नंबर 6, लेकिन आपने ये, आप देखो आपने ये जो निकाला ना वो एक स्मॉल एलिमेंटल लेंथ या स्मॉल एलिमेंट करंट के लिए आपने निकाला, एक छोटी सी लेंथ के लिए निकाला है, समझो। ये आपने किसके लिए निकाला है, छोटी सी लेंथ के लिए निकाला है। और मैंने आपको कई सारे वीडियो में ये बातें बताई हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो हम वायर की हम पूरी लेंथ हम जैसे हमने कहा हमें पूरे वायर की हमें जो है वो पूरे वायर के थ्रू जो है मैग्नेटिक फील्ड कितना क्रिएट हो रहा है हमें वो निकालना है। तो हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले एक छोटे से लेंथ के लिए लेना पड़ेगा। मैंने आपको कई बार बताया ये चीज़ कि हम पहले छोटे से लेंथ के लिए लेते हैं। जब आपने छोटे से लेंथ के लिए जब ले लिया तो हम क्या करेंगे, हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन मतलब क्या है कि हम फिर से एक दूसरा छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, फिर से एक दूसरा सा छोटा एलिमेंट लेते हैं और उन सभी को ऐड कर दो। या तो ये आप करो कि बार बार छोटा एलिमेंट लो और उन सभी छोटे एलिमेंट को लेकर के आप उन सभी को ऐड कर दो, या अगर आपको एक ही बार में करना होता है तो हम क्या करते हैं कि आपने जिस भी छोटे से एलिमेंट का आपने निकाला है डीबी, ठीक है, आप उसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक भाई, कहाँ से कहाँ तक, देखो यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, वो बना रहा है φ1 एंगल बना रहा है। यहाँ से जो एंगल बना रहा है वो कितना φ2 एंगल बना रहा है। इसका मतलब है कि आप इंटीग्रेशन कर दो और लिमिट क्या लगा दो, लिमिट लगा दो φ1 से φ2 तक। क्यों, अगर करंट की डायरेक्शन अगर आप इधर से इधर की तरफ किए हो तो कैसे लोगे, φ1 से φ2 लोगे। मे बी आपने कहा कि नहीं, मान लो आप फिर बुक वाले ने या फिर एग्जाम वाले ने करंट की जो डायरेक्शन है वो इधर से दे दी, तो आप क्या फिर लगाओगे, आप लगाओगे φ2 से φ1 की तरफ। फिलहाल आप अभी किधर की तरफ चल रहे हो, आप चल रहे हो φ1 से, दैट इज x से y की तरफ, है ना। तो φ1 से φ2 यानी कि ये आपकी होगी लोअर लिमिट और ये आपकी होगी अपर लिमिट। इतनी बात क्लियर है, φ1 से φ2 हमारी क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये सारे का सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको हर बार बताया, हर एक वीडियो में बताया, पिछले बार मतलब पिछले वाले चैप्टर में, पिछले वाले चैप्टर में ये सारी चीज़ें बहुत बार आई थी, है ना। स्मॉल एलिमेंटल का कॉन्सेप्ट क्या था कि पहले हम छोटे से एलिमेंट का निकालते हैं, देन उसके बाद हम निकालने के बाद हम पूरे वायर के लिए हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देते हैं, है ना। पर्टिकुलर हम एक लिमिट की बात करके हम उसका क्या कर देते हैं, पूरा का पूरा इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इसमें हम लिमिट कहाँ से लेंगे, φ1 से लेकर के φ2 तक हम इसमें लिमिट लेनी है। अब देखो जब आप लिमिट लोगे तो φ1 को आप माइनस लोगे, सर ऐसा क्यों, और φ2 को हम पॉजिटिव लेंगे। देखो ऐसा, इसका रीजन क्या है, आप कहो कि आप जब राइट हैंड स्क्रू रूल जब आप अप्लाई कर रहे थे, है ना, तो आपने क्या किया कि आपने स्क्रू को यहाँ पर रखा, इस तरीके से रखा और क्या किया, इस तरीके से ऐसे देखो मोड़ा, तो कैसे आप ऐसे चल रहे हो, आप ऐसे चल रहे हो ना, इस तरीके से आप चल रहे हो, इस तरीके से बोलो, इस तरीके से चल रहे हो।
तो देखो आपने फाई टू तो ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे मेजर किया, फाई टू इस तरीके से मेजर किया, लेकिन फाई वन जो है आप अपोजिट मेजर कर रहे हो। देखो फाई वन के लिए आप ऐसे ऐसे चल रहे हो, आ रही बात समझ में, फाई वन के लिए अपोजिट चल रहे हो ना भाई, ये ठीक है ना, फाई वन के लिए आप अपोजिट चल रहे हो। तो अगर फाई वन के लिए बच्चे आप अगर अपोजिट चल रहे हो तो इसलिए आप फाई वन को कैसे लोगे, माइनस में लोगे। क्लियर है, आ रही बात समझ में। आप यहाँ पर ये बताओगे कि हाँ ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, देखो क्योंकि बेसिकली यहाँ पे हम जो मेजर कर रहे हैं है ना, ऐसे कह सकते हैं कि हमारी जो मेजरमेंट है फाई वन की वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। मतलब करंट अगर देखो, अगर बाई चांस मान लो आपने कहा नहीं हमारी करंट अगर ऐसे फ्लो हो रही होती, इस तरीके से अगर फ्लो हो रही होती, तो अगर इस तरीके से फ्लो हो रही होती तो क्या करते, फिर आप यहाँ पर रखते और इस तरीके से मेजर करते, और इस तरीके से मेजर करने पर आपको पता चलता मतलब ये कुछ इस तरीके से ना, आप उस केस में जो है वो फाई टू क्या है माइनस लेते। तो आप इधर से इधर की तरफ मेजर कर रहे हो ना, राइट हैंड स्क्रू रूल, इधर से इधर की तरफ मेजर करते हो। फाई वन फाई टू तो आपने ऐसे मेजर किया, ठीक है, क्लॉकवाइज। अच्छा अब यहाँ पर जब आप जब फाई वन के लिए तो आपने देखो आप कैसे जा रहे हो, आप ठीक है क्लॉकवाइज जा रहे हो। आपने कहा कि हम इसको जस्ट अपोजिट मेजर कर रहे हैं, इसलिए हम फाई वन को कैसे ले रहे हैं, माइनस में ले रहे हैं, ठीक है, अपोजिट, बस ये वर्ड याद रखो। तो आपने कहा कि हम इसका क्या कर दें, हम इसका कर दें इंटीग्रेशन। ओके, तो आपने कहा क्या कि बाई इंटीग्रेटिंग इक्वेशन सेकेंड है ना, विद इन लिमिट क्या ले ली जाए, माइनस फाई वन टू फाई टू, ठीक है, माइनस फाई टू, हम माइनस फाई वन ऐसा क्यों ले रहे हैं, तो यहाँ पे आप रीजन इसका बता सकते हो कि ड्यू टू मेजर इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, हम जो मेजरमेंट कर रहे हैं इस एंगल की हम वो अपोजिट डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर माइनस का फाई वन ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा तो चलो भाई कर दो, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ डी बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस फाई वन से लेकर के कहाँ तक, फाई टू तक। अच्छा डी बी की देखो वैल्यू क्या क्या रख दी जाए, डी बी की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए और कॉस फाई डी फाई, कॉस फाई डी फाई। अच्छा सर डीबी का आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये तो बाहर भी निकल जाएगा है ना, मतलब ये आपका हो जाएगा b इज इक्वल टू यहाँ से जो है आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए जो है वो है कांस्टेंट, बचेगा क्या इंटीग्रेशन के अंदर में, माइनस का फाई वन फाई टू, ये आपकी लिमिट हो गई, क्या बचा कॉस फाई और डी फाई। देखो इंटीग्रेशन करने का ये रूल ही होता था, जैसे आपने कहा सर अगर आपको x का अगर इंटीग्रेशन करना है ना, तो आप इसके पहले dx होना चाहिए, समझ रहे हो, x dx होना चाहिए, तब आप क्या करोगे इंटीग्रेशन कर पाओगे। तो सिमिलरली ऐसा भी कुछ दिख रहा है, cos फाई है, तो यहाँ पे हमने इन सारी चीज़ों को हमने क्या किया, बाहर निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, cos फाई का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, ये सब सारी चैप्टर आएंगी अभी आप समझोगे, बट फिलहाल समझो मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे। cos फाई का इंटीग्रेशन क्या, देखो अब ये भी फॉर्मूला है, तो क्या होता है cos फाई का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन फाई। तो सिंपल आप इस cos फाई डी फाई की जगह क्या चुपचाप रख दोगे साइन फाई, और यहाँ से ये इंटीग्रेशन का सिंबल हट जाएगा। ये सारी चीजें मिटाने वाले हैं, मिटा दी जाए, इतनी बातें सबसे पहले आप नोट डाउन कर लो। देखो तो cos फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, साइन फाई। ओके सर, आपने कहा कि हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, b इज इक्वल टू क्या था मेरे पास पहले से, म्यू नॉट अपॉन 4 बाई हमने बाहर कॉमन ले लिया था, आई अपॉन ए हमने कॉमन ले लिया था। अब क्या बचा, अंदर क्या बचा, हमने इंटीग्रेशन कर दिया, तो इंटीग्रेशन हमने किया तो क्या हो गया, साइन फाई हो गया, इंटीग्रेशन का सिंबल भी हट गया। अच्छा अब ये लिमिट देखो क्या होता है, मैंने आपको बताया है कि लिमिट कुछ ऐसे आ जाता है, माइनस फाई वन से लेकर के कहाँ तक, प्लस फाई टू तक। अब क्या करते हैं, लिमिट रखने की बारी आई। अब हम बताओ लिमिट कैसे रखते हैं, मैंने आपको कई बार बताया, अगर आप ये कंटिन्यूअसली चैप्टर को सारे देखते चले आ रहे हो तो हम करते हैं क्या, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट देखो आपकी कौन सी है, फाई टू है, लोअर लिमिट आपकी देखो कौन सी है, माइनस का फाई वन है। और मजे की बात क्या है, देखो हम जब फॉर्मूला लगाते हैं अपर लिमिट तो क्या करते हैं, माइनस का लोअर लिमिट
तो रख देते हैं। सो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, अगर मैंने आपको नहीं बताया तो ये आपको ध्यान रखना है, 10⁻7 होता है, सॉरी 10⁻⁻7 होता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखोगे, इसकी वैल्यू आप थोड़ा कहीं से निकालोगे, आई अपॉन ए, ये आपकी इसकी वैल्यू लोगे 10⁻⁻7। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको बी के बारे में बताया था कि बी की यूनिट हम क्या लेते हैं, बी की यूनिट हम लेते हैं टेस्ला, या फिर हम लेते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर। फिलहाल अभी ये समझो, अभी ये थोड़े समय के लिए ध्यान रख लो, हम इस चीज़ को आगे अभी मतलब लाएंगे, इसका हम जो है बी का भी हम फॉर्मूला देखेंगे, बी का भी हम यूनिट देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, वो यूनिट की फिलहाल अभी हम बात करेंगे आगे वाले, आप अपने आगे आने वाले टॉपिक में। ओके देखो, तो हाँ ठीक है, साइन 5 पे हम क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं, तो साइन पहले क्या रखना है, अपर लिमिट, तो साइन 5 टू माइनस, फिर क्या रखना है, लोअर लिमिट, साइन 5 1, अब देखो 5 1 किस में है, ऑलरेडी माइनस में है, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, माइनस के साथ रखेंगे। अच्छा, आपको ये फॉर्मूला पता है क्या, कि साइन माइनस थीटा अगर होता है तो क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ये सब सारे फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के। कॉस ये भी लिख लो, अगर केवल मान लो कॉस माइनस थीटा होता है, बात समझना, कॉस के साथ कॉस लिखते हैं, ठीक है ना, ये फॉर्मूले हैं, बहुत सारे फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के। चलो, जो जो फॉर्मूले आ रहे हैं उसको आप अपनी साइड में कॉपी में लिखते चलो। तो इसको हम फिर से क्या कर सकते हैं, देखो माइनस साइन थीटा करेंगे, थीटा मतलब फाइव, ठीक है, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बात समझ रहे हो, तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए। अब देखो साइन 5, ठीक है, साइन 5 टू और माइनस का साइन 5 1, सॉरी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो कितना हो जाएगा आपके पास, साइन 5 2 प्लस साइन 5 1। ये आपका अभी मिला एक फर्स्ट फॉर्मूला, कौन सी केस में, जब आपकी जो वायर है वो एक फाइनाइट लेंथ की वायर है ना, ओवरऑल हमने वायर की यहाँ से पूरे वायर के थ्रू हम हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा वो हमने ये निकाल लिया, दैट इज बी इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई अपॉन, सॉरी इंटू आई अपॉन ए, और ये चीज़, ठीक है। यहाँ पर आपको म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू पता है, क्या रखनी है, 10⁻⁻7। अच्छा देखो, अगर हम बात करें इसके डायरेक्शन की, ठीक है, इसका सर डायरेक्शन क्या होगा, मैंने आपको बताया ना रूल पिछले वाले वीडियो में, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो जाकर के देखो। क्या करोगे, तो करंट आपकी ऐसे जा रही है, तो आपने ये अंगूठा निकाला, देखो मैंने आपको बताया था कि ये जो थंब है ना, और ये जो आपकी जो उंगलियां हैं, हमेशा इनके बीच में कैसा एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो आपने ऐसे बनाओ, पहले 90 डिग्री का इस बना लो, और आपने कहा सर मैंने इसको ऐसे रखा, तो पी देखो, पी देखो, पी देखो, यहाँ पर इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, आपने ऐसे रखा, थंब के करंट के डायरेक्शन में आपने अपना थंब रखा है, और जब आप ऐसे मोड़ोगे, कर्ल करोगे इस चीज़ को ना, तो पी देखो कहाँ जा रहा है, इनसाइड, अंदर की तरफ जा रहा है ना, आगे बात नहीं है। तो अगर आपने इसको प्लेन ऑफ पेपर में बनाया है, तो आपका जो पी है वो कहाँ जाएगा, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, मतलब प्लेन ऑफ पेपर के अंदर। भाई प्लेन ऑफ पेपर के हम रिगार्डिंग हम दो चीज़ें चल सकते हैं, या तो प्लेन ऑफ पेपर के आप ऊपर चलो या तो नीचे चलो, तो आप क्या कहोगे, इनटू, अंदर, है ना। इसकी आप डायरेक्शन बता दो, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, कि इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है, प्लेन ऑफ पेपर के अंदर। कौन सी रूल के थ्रू, मतलब कौन सा रूल, राइट हैंड रूल, ठीक है ना, राइट हैंड थंब रूल। तो इस रूल के थ्रू आप क्या बता दोगे कि प्लेन पेपर के अंदर जाएगी। अब यहाँ से एक बेसिकली एक नहीं 3 स्पेशल केसेस आती हैं, कितनी स्पेशल केसेस आती हैं, 3 स्पेशल केसेस। तो यहाँ पे हेडिंग लगा लो आप, स्पेशल केसेस, इनको मिटाते हैं। देखो, तो आपने फॉर्मूला देखा, ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं अपने स्पेशल केस की। क्या है सर ये स्पेशल केस, तो हेडिंग लगा लो आप, क्या, स्पेशल केसेस। देखो जो आपकी न्यूमेरिकल्स मिलेंगे ना, वो इसी स्पेशल केस के बेस्ड पर मिलेंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट है, और ये पूछता भी है डेरिवेशन, एज अ डेरिवेशन के फॉर्म में पूछता भी है। अब हमने यहाँ पे अभी हमारे पास जो वायर थी वो क्या थी, एक फाइनाइट अमाउंट, एक फाइनाइट लेंथ की वायर थी, मतलब फिक्स वायर थी, ठीक है, कि हाँ इतना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 1 5 2 है, ठीक। अब कह रहा है कि नहीं, आपको जो वायर लेना है वो इनफाइनाइट लेना है, बहुत ही बड़ा। तो आपने कहा कि व्हेन, पहला केस देखो क्या है, व्हेन वायर एक्स वाई क्या हो जाए, इज इनफाइनाइट लॉन्ग,
बहुत बड़ी हो जाए, बहुत ही बड़ी हो जाए, ठीक है ना, एकदम बहुत बड़ी हो जाए, ठीक है। तो इस केस में देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको आने वाली प्रॉब्लम, मेरी बात समझना, 5 1 इज इक्वल टू 5 2 की हम बात करें तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, π/2। देखो कैसे हो गया सर, मेरी बात समझो, π/2 सर कैसे हो गया। देखो सिंपल सी बात है, ऐसे समझना, आपने कहा सर अभी मेरे पास ये छोटा सा वायर था, है ना, और उसके थ्रू हम, इस छोटे से वायर के थ्रू हम एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर हम क्या कर रहे थे, एक, अच्छा हमारी जो वायर है फाइनाइट वायर तो है, और उस अभी इस केस में भी हम जो परपेंडिकुलर हम डिस्टेंस ही ले रहे हैं, मतलब हम जो पी को रख रहे हैं वो मतलब इसके एकदम मिडिल में कहीं रख रहे हैं, इस तरीके से परपेंडिकुलर, दैट इज ए डिस्टेंस पर हम रख रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा यहाँ से यहाँ तक आपने कहा सर यहाँ से यहाँ तक ए था, यहाँ पे हमें पी निकालनी थी, तो बढ़िया हमने यहाँ से ऐसे एक एंगल ड्रॉ किया, और यहाँ पे इस वाले एंगल को हमने कहा φ1, और इस वाले सॉरी φ2, और इस वाले एंगल को हमने कहा φ1, ठीक है। φ2 हमने प्लस में लिया और φ1 हमने माइनस में लिया। अब सिस्टम ऐसा नहीं है, सिस्टम कुछ बदल गया। सिस्टम क्या हो गया भाई, पॉइंट तो आपका ठीक है, पॉइंट अभी भी ठीक है, सेम है, पॉइंट अभी भी बच्चे देखो मेरी बात समझो, पॉइंट अभी भी सेम है, लेकिन आप जो वायर ले रहे हो ना बहुत ही बड़ी ले रहे हो, मतलब समझ लो ऐसे, आपने कहा सर मान लो अगर हम इतनी बड़ी अगर वायर लेते हैं, बहुत बड़ी, समझ रहे हो, इनफाइनाइट तक समझ रहे हो, तो मान लो जब आप इसको जो मिलाओगे, है ना, बहुत बड़ी ये वायर है, जब आप इसको ऐसे मिलाओगे, समझ रहे हो, इसको जब आप मिलाओगे, कैसे मिलाओगे मतलब, समझ रहे हो, इस तरीके से, मतलब ऐसा लगेगा ना, समझ रहे हो, ऐसा लगेगा कि ये जो है, ये जो एंगल है ना यहाँ पे इस तरीके से ऐसे पैरेलल जाएगा, नहीं जाएगा, बोलो नहीं यार, ये बात समझ में नहीं। देखो आपने कहा सर मान लो ये वायर थी, ठीक है, यहाँ पर था, तो अभी जो एंगल है वो इतना बड़ा बड़ा ये एंगल बन रहा था, मान लो आपने कहा वायर हमने सर इतना बड़ा ले लिया, ठीक है, और पॉइंट अभी भी हमारा यहाँ पर है, तो एंगल, ठीक है। अब देखो ऐसा लग रहा है ना कि ये जो लाइन है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, ऐसे पैरेलल होती जा रही है, तो इनफाइनाइट है ना यार, इनफाइनाइट का मतलब क्या, कोई इसकी लिमिट नहीं हो, ठीक है, तो ऐसा लगेगा कि ये जो एंगल है वो जस्ट क्या हो गया एकदम ऐसे, ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन जो ऐसे जो जा रही थी ना इस तरीके से अभी जो जा रही थी, वो जस्ट इसके कैसे हो जाएगी, ऐसा लगेगा कि ये जस्ट इसके पैरेलल हो गई है। समझ पा रहे हो, इस चीज़ को फील कर पा रहे हो, ठीक है, नहीं कर पा रहे हो, ऐसे जब ले जाओगे ना तो देखो कैसे लगेगा, इनफाइनाइट की तरफ ऐसे ले जा रहे हो तो ऐसा लगेगा ना ये पैरेलल हो गया, ठीक है ना, ये चीज़ पहले आपको समझ में आनी चाहिए। कॉपी कॉपी में आप अपनी बना करके देखो, ये लंबी से ऐसे पाई खींच लो, बहुत लंबी पाई खींचो, और एक छोटा सा ऐसे यहाँ पर एक पॉइंट ले लो, चलो बना करके देखो, तो क्या लगेगा आपको, ऐसा लगेगा कि आपका ये जो एंगल है वो, मतलब ये जो लाइन है, मतलब कि आपने कहा सर मेरे पास ये एक इनफाइनाइट वायर थी और एक छोटा सा पॉइंट था, तो ऐसा लगेगा ना ये जो वायर है ना ये जस्ट इसके एकदम पैरेलल हो गई है, ठीक है, ये इसके ऐसे पैरेलल है। अच्छा तो पैरेलल है, तो पैरेलल के केस में यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा भाई, 90, यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90। आगे बात समझ में क्लियर है, ये बात बताओ, बातें ये क्लियर हैं या नहीं, क्लियर है ना, ठीक है। तो इस केस में अगर आप इनफाइनाइट लॉन्ग वायर लेते हो तो उस केस में आप क्या रखोगे, आप जो φ1 इज इक्वल टू जो φ2 है उन दोनों की वैल्यू जो आप रखोगे वो कितनी रखोगे, π/2, ठीक, रख दिया जाए। सो आपने निकाला था b इज इक्वल टू क्या निकाला था, μ0/4πa I, और साइन φ1, तो φ1 की वैल्यू कितनी रखनी है, π/2, π/2 का मतलब क्या होता है 90, तो डायरेक्टली रख दे क्या 90, तो साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है, फॉर्मूला तो याद है ना, चलो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2 बाहर निकाल लिया जाए, क्या हो जाएगा b इज इक्वल टू μ0/4πa I इंटू 2, ओके, ये देखो 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, फाइनली आपके पास बचा b इज इक्वल टू μ0 I अपॉन 2π, ओके 2πa, यानी कि ये आपके पास एक फॉर्मूला है, स्पेशल केस है ना। मोस्टली क्वेश्चन जो हैं इस तरीके के आपको मिलेंगे, मतलब इस वाले फॉर्मूले पर आपको मिलेंगे, क्लियर है। तो आपने पहला केस लगाया क्या, स्पेशल केस, इवन हमारा जो वायर है वो क्या हो जाए, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर हो जाए, तो हम क्या करने वाले हैं, ओके। नाउ केस नंबर 2 लगाते हैं, मिटा दिया जाए इसको, आप इसको जल्दी से कर लो कॉपी में। तो हम बात करते हैं केस नंबर 2 की। देखो अब केस नंबर 2 देखो क्या है, केस नंबर 1 में हमने क्या किया था कि अभी हमारे पास जो P वाला जो पॉइंट था वो हमने एकदम बीच में रखा था, ठीक है ना, जो हमारा जो लॉन्ग इनफाइनाइट जो वायर था उस वायर के हमने P को एकदम बीच में रखा था, ठीक है, जैसे इतनी बड़ी अगर वायर थी तो एकदम यहाँ पर ऐसे बीच में हमने रखा था। अच्छा जी, अब हम देखो क्या करने वाले हैं,
अब हम पी को किसी भी एक एंड के पास रखने वाले हैं। नहीं समझ रहे हो? आपने कहा वायर अभी भी मेरी क्या है, इनफाइनाइट है। वायर अभी भी क्या है, इनफाइनाइट है, ये पता नहीं कहाँ तक गया है। अब हम क्या करने वाले हैं कि हम इस वायर में हम अभी जो हम जो पी पॉइंट जो ले रहे थे ना, यहाँ पर मिड पॉइंट पर अभी हम जो ले रहे थे, अब हम ये मिड पॉइंट पर नहीं रखने वाले हैं, अब हम इसको वाई के नज़दीक रखने वाले हैं। मतलब मान लो कहीं इसका एक एंड खत्म हुआ होगा वाई, है ना, और हम इस पी को उठा करके उसी वाई के ऐसे नज़दीक कहीं रखने वाले हैं, है ना, वाई के नज़दीक। समझो? दिख रहा है? नहीं दिख रहा, दिखना भी नहीं चाहिए। मतलब क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट है, पता नहीं इनफाइनाइट कहाँ है, और आपने पता नहीं कहाँ वाई को, मतलब वाई आपका एंड पता नहीं कहाँ जा करके एंड हो रहा है। तो आपका पॉइंट जो पी है वो भी पता नहीं कहाँ जा करके एंड हो रहा होगा। समझ रहे हो? इस चीज़ को समझ पा रहे हो? आप बताओ। ठीक है, ये केसेस है ना भाई। ऐसे बच्चे होते हैं ना, अलग अलग तरीके से जो है वो खेलते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या खिलौनों को अजीब अजीब तरीके से, तो वैसे ही समथिंग ये है। अच्छा, तो आपने कहा कि क्या कर दें हम कि इफ द कंडक्टर एक्स वाई इज इनफाइनाइट लॉन्ग, लॉन्ग तो है, इनफाइनाइट लॉन्ग तो है, लेकिन 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 बट ठीक है, हमारा जो पॉइंट है पी, पॉइंट पी लाइज, पॉइंट पी लाइज नियर, कहाँ पे? नियर एंड वाई, है ना। मे बी आपकी मर्जी, आप एक्स के पास भी रख सकते हो, मे बी आपकी मर्जी आप वाई के पास भी रख सकते हो। अब मेरी बात समझो, तो अगर आप वाई के पास अगर आप रखोगे अपने इस पे एंड पी को, मतलब सॉरी इस जो आपको जो पी जो निकालनी है, आप उस पी को अगर वाई के पास रखोगे तो क्या होगा? देखो इसको थोड़ा सा ऐसे समझते हैं। आपने कहा सर मेरे पास एक लंबी सी लॉन्ग इनफाइनाइट वायर थी, ठीक है। अच्छा, इधर नीचे की तरफ क्या था? इस तरफ नीचे की तरफ क्या था? आपका एक्स था, इधर कहीं एक्स था, आपको दिखना नहीं चाहिए, और उधर कहीं वाई था, केवल इमेजिन करो वाई था उस तरफ, है ना। और आपने कहा सर हम पी को इस तरफ रख रहे हैं, कहीं वाई की तरफ रख रहे हैं, ठीक है। तो आप जब फिर से सेम वही आप काम करोगे, है ना, जब आप इसको जब इस वाई पी वाले पॉइंट को जब आप अटैच करोगे किसके साथ? आप जब अटैच करोगे किसके साथ? इसके साथ जब अटैच करोगे, है ना, तो आप क्या देखोगे? मतलब यहाँ से जो आपका जो एंगल बनेगा, देखो जो φ1 है वो तो अभी भी क्या बनाएगा? फिर से 90 डिग्री बनाएगा, जिस तरीके से आपने कहा कि हाँ ये तो ऐसा लगेगा कि तो एक दूसरे के कैसे हैं, पैरेलल हो जा रहे हैं लाइन, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या रख देना है चुपचाप? कुछ नहीं, आपको यहाँ से जो है φ1 की जो वैल्यू है वो कितनी रख देनी है? 90 डिग्री रख देनी है, लेकिन जो φ2 की वैल्यू को रख देनी 0। मतलब क्या है? देखो जिस भी वायर के आप नज़दीक रखोगे अपने पॉइंट पी को, जिस वायर के एंड के नज़दीक रखोगे, जैसे आपने वाई के नज़दीक आपने अगर एंड को मतलब अपने पी को आपने रखा है ना, तो आप यहाँ पे φ2 इजिकल टू 0 लोगे। अगर मान लो आप एक्स के अगर आप नज़दीक रखते तो आप यहाँ पर φ1 इजिकल टू क्या लेते? 0 लेते, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो ये इंपॉर्टेंट केसेस हैं, है ना, स्पेशल, तभी तो इसका नाम है स्पेशल केसेस है, ठीक है ना। इनको प्रैक्टिस कर लेना, 2-3 बार देखो बच्चे लगाओगे तब जाकर ये चीज़ क्लियर होगी, है कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। और इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स और ये थ्योरी दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो रख देते हैं, क्या हो जाएगा भाई? तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? μ0 अपॉन 4 पाई i अपॉन a, और साइन φ1, ठीक है। तो φ1 की जो हमारी वैल्यू है दैट इज कितनी है? सॉरी मान लो φ2 पहले जो भी रखो ना, आपको फॉर्मूला क्या, चलो 0 प्लस फिर क्या रखोगे? साइन 90। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो यहाँ से क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, तो 1 का मल्टीप्लाई करो तो कोई मतलब ही नहीं है। क्या हो जाएगा? μ0 अपॉन 4 पाई i अपॉन a। ये हमारा एक केस बना कब? जब आपकी वैल्यू जो मतलब जो आपने जो पॉइंट p है ना, उसको आपने किसी वायर के एक एंड के नज़दीक रखा हो तब, ठीक है। एक्स वाले के नज़दीक भी रखते तो देखो वही आता, यहाँ पे ये वाली वैल्यू, तो फिर भी आपको 1 ही मिलता, तो इस वजह से ये आपका सेम आता। ये आपका हो गया स्पेशल केस नंबर 2। नाउ हम एक और इम्पॉर्टेंट स्पेशल केस की बात करते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो, आपका हमेशा पूछा जाता है। स्पेशल केस 3, ठीक है, क्या है? स्पेशल केस 3। देखो अब यहाँ से अब हम क्या करने वाले हैं, मान लो हमने ये कहा कि हमारी देखो जो वायर है ना, अब हम एक क्या कर रहे हैं कि हम एक फाइनाइट अमाउंट की लेंथ की हम वायर ले रहे हैं, जिसकी लेंथ कितनी है? कैपिटल L है। बात समझना, हमने कहा कि हमारी जो थर्ड कंडीशन है, जो हमारा जो थर्ड केस है वो क्या है कि इफ़
लेंथ ऑफ कंडक्टर इज फाइनाइट एंड इसकी हम जो लेंथ है लेट एल, इसकी जो लेंथ है वो कितनी मान लें, जो कंडक्टर की जो लेंथ है वो कितनी मान लें, एल मान लें। अच्छा, और एक बात यहाँ पर और इम्पोर्टेंट है क्या, कि हम यहाँ पर अब जो पी ले रहे हैं एंड पी लाइज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब कि अब हम जो यहाँ पे हमें जो पी लेना है वो एकदम बीचों बीच लेना है वायर के, मतलब समथिंग देखो कुछ समझो ऐसे, ये आपने कहा सर मेरे पास ये एल अमाउंट एल लेंथ की ये वायर थी, इनका मान लो मिड पॉइंट यहाँ पर था, तो हम जो पी ले रहे हैं वो यहाँ पर ले रहे हैं। देखो पहले वाले सबसे जो हमने जो फर्स्ट केस हमने जो मतलब हमारा जो हेडिंग के बाद हमने जो डेरिवेशन करना स्टार्ट किया था उसमें हमारी पी जो थी वो बाइसेक्टर पर नहीं थी, वो किसी एक जगह ऊपर या किसी एक जगह नीचे थी, है ना। बट यहाँ पर क्या एकदम मिडिल में है, तो अगर भाई देखो मिडिल में है तो यहाँ से यहाँ तक क्या बनेगा, एक फाई वन कोण बनेगा, यहाँ से यहाँ तक एक फाई टू एंगल बनेगा, ठीक है, और ये आपका। अच्छा, तो इस केस में आप क्या कहोगे कि अगर ये मिडल पर है तो फाई वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई टू हो जाएगा, बोलो इज इक्वल टू फाई मान लेते हैं, पूरे की वैल्यू जो है वो फाई मान लेते हैं। अच्छा, आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूले में आपको क्या पता होता है, साइन हमारे पास क्या होता है, फाई होता है, ठीक है, तो हम सबसे पहले साइन फाई की वैल्यू देखो हम बदलते हैं। तो आपने कहा सर कि अगर ये आपकी जो लेंथ है वो ए है, ठीक है, तो आपने कहा सर साइन फाई, सेम वही साइन फाई का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मैंने आपको जो बताया था पीवीपी अपॉन एचएसबी, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर देखो कितना है, अगर मान लो आप कोई भी एक एंगल लो ना, मान लो जैसे आपने कहा सर हम ये वाला फाई लेते हैं क्योंकि दोनों ही आपस में इक्वल है, आपने कहा सर अगर हम ये वाला अगर फाई लेते हैं तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया बेस, ये आपका क्या हो गया बेस, ठीक है। अच्छा, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया परपेंडिकुलर। अच्छा, परपेंडिकुलर देखो हो कितना जाएगा, एल अपॉन टू, ये भी कितना हो जाएगा, एल अपॉन टू। आपको हाइपोटेनस नहीं पता, आप कहोगे सर ये तो आर है, नहीं नहीं ये आर नहीं है, आर देखो कुछ और था, अब आर जो है ना वो जस्ट ये हो गया, ठीक है, तो ये आर नहीं है। अच्छा, आपको सर ये चाहिए तो ये निकालना है, आप तो कैसे निकालोगे बताओ, पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे, कैसे भाई देखो ये आपका हाइपोटेनस है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी कि मान लो आपने कहा कि इस हाइपोटेनस के हम जो स्क्वायर की अगर हम बात करते हैं तो क्या करते हैं, बेस का स्क्वायर, तो बेस का स्क्वायर देखो कितना है, ए स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर है जो है वो एल अपॉन टू का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से आप जब इसका हाइपोटेनस अगर लोगे स्क्वायर हटाओगे तो कितना आ जाएगा, ये अंडर रूट लग जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन फोर हो जाएगा, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर लो, फोर ए स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर अपॉन फोर, ये फोर बाहर निकल जाएगा अंडर रूट से, कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट फोर, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है, फोर ए स्क्वायर नहीं दिख रहा है प्लस एल स्क्वायर, देखो अभी जो फोर था वो रूट के अंदर था, अभी बाहर निकल गया, कितना हो जाएगा टू। तो हाइपोटेनस की जगह हम इतना रख सकते हैं, बताओ बोलो मेरी बात समझ में आ गई। आपने कहा सर साइन फाइव इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर, है ना, तो देखो परपेंडिकुलर कितना है, एल अपॉन टू, परपेंडिकुलर कितना है, एल अपॉन टू अपॉन हाइपोटेनस देखो कितना है, हाइपोटेनस आपने अभी निकाला थोड़ी देर पहले, क्या फोर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन टू, ये टू कहाँ जाएगा सबसे टॉप पर, तो देखो कितना हो जाएगा, एल अपॉन टू इंटू टू, ये वाला टू सबसे टॉप पर यहाँ पर ये आ गया, अपॉन अंडर रूट फोर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये टू से टू कैंसिल आउट हो गया, तो साइन फाइव इज इक्वल टू फाइनली आपको क्या मिला, आपको मिला एल अपॉन अंडर रूट फोर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है ना, ये आपको साइन फाइव की वैल्यू मिली, फाइनली रख दो। अपने कहा सर मेरे पास बी इज इक्वल टू क्या होता था, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई अपॉन ए, ठीक है, फिर ब्रैकेट में हम क्या रखते थे, साइन फाइव प्लस साइन फाइव, देखो साइन फाइव तो साइन फाइव वन की जगह क्या रखेंगे, फाइव रखेंगे, प्लस साइन फाइव फाइव टू की जगह क्या रखेंगे, साइन फाइव रखेंगे, कितना हो जाएगा, टू साइन फाइव हो जाएगा, पास समझो, बी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई अपॉन ए, कितना हो जाएगा, टू साइन फाइव। प्रैक्टिस करो बच्चे, ठीक है ना, ये सब चीज़ें प्रैक्टिस पर डिपेंड करती हैं कि आप कितना ज़्यादा इसको लगाए हो अपनी कॉपी में, कितने अच्छे तरीके से समझ करके लगाए हो, ठीक है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा यार, है ना, सब कोई इस प्रोसेस से गुजरा है, ठीक है।
और आप भी इस प्रोसेस से गुजरोगे, आपके आने वाले जो बच्चे होंगे वो भी इस प्रोसेस से गुजरेंगे। देखो 2 sin 5, ठीक है, और यहाँ से देखो काट दो इसको, तो हम ऐसा डायरेक्टली sin 5 की वैल्यू रख देते हैं, तो क्या मिलेगा आपको, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई a, और sin 5 की देखो वैल्यू कितनी आई है, ये है ना, ये चीज़ क्या, l अपॉन अंडर रूट 4a² प्लस l²। ये आपका एक थर्ड वाला स्पेशल केस है, बस और कुछ नहीं। इतनी बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। 3 फॉर्मूले यहाँ से आपको मिले हैं, 3 ही 4 फॉर्मूले मिले हैं, ध्यान रखना। और 4 फॉर्मूले से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो सेकेंड वाला जो फॉर्मूला मिला था स्पेशल केस, जो आपको जो फर्स्ट मिला था वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्टली न्यूमेरिकल्स में हम उसी को यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक ये बात थी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की बात हमने कर ली, और इसके बेसिस हमने कई सारे फॉर्मूले देख लिए। नाउ यहाँ से देखो आपका एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि डायरेक्शन ऑफ फील्ड, आप मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करोगे, आप उस रूल का नाम लिखो, ये वो फलाना ठिकाना सारी चीज़ें, तो आप वही सारी चीज़ें बताओगे क्या, कि भाई लेफ्ट हैंड रूल के थ्रू, सॉरी राइट हैंड थंब रूल के थ्रू, है ना, राइट हैंड थंब रूल के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने डायरेक्शन निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड की, या स्क्रू रूल के थ्रू। तो आपको उसका एक्सप्लेनेशन भी करना है, वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लेना, लिख लोगे अपनी कॉपी में, ठीक है ना। क्लॉकवाइज कब एंटी क्लॉकवाइज, ये सारी चीज़ें आपको पता है, क्लियर है, ये सारी कन्फ्यूजन ही ना, वो आप जा करके फर्स्ट वाला वीडियो देखो अगर आपने नहीं देखा है तो। देखो अब यहाँ से हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की, जल्दी से न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं कि इन दोनों फॉर्मूले के बेसिस पर, मतलब कि कौन कौन से दो फॉर्मूले आपने पढ़े, आपने पढ़ा एक बायो-सेवर्ट लॉ आपने पढ़ा, है ना, डीबी की हमने वहाँ पे बात करी थी, और यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट वायर, दैट इज हम यहाँ पर केवल बी की बात कर रहे हैं। तो अब हम इन दोनों के बेसिस पे हम क्या देखने वाले हैं, फॉर्मूला देखने वाले हैं, मतलब उनके बेसिस पे हम न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं, क्लियर है, चलो।